वेलकम 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 फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल। मुझे पहचान ही गए होंगे, मैं हूं आपका पसंदीदा प्यारा सा अकाउंटेंसी मेंटोर। और अकाउंटेंसी की आज की हमारी जर्नी अब हमें कहां ले आई है भाई? क्या कोई मुझे बताएगा कि कहां तक पहुंच गए हैं हम? सर 35 दिन हो गए इस यात्रा पे चलते हुए हमें, और हम लोग जर्नल तक तो कवर कर चुके थे। पिछली क्लास में मैंने आपका परिचय करवाया था एक बहुत ही मजेदार हमारे सहयात्री से, जिनका नाम था क्या? जीएसटी। जी हां, 1 जुलाई 2017 को हमारे बीच आए जीएसटी से हमारा परिचय हो चुका था। बहुत ही प्यारे से 6 साल के क्यूट से बच्चे हैं जीएसटी हमारे। उनसे हमने परिचय किया, हमने बात पता करा उनसे कि उन्हें क्या क्या पसंद है, क्या क्या उनकी नापसंद है। नापसंद ज्यादा कुछ थी नहीं खास, बट पसंद उनकी बहुत कुछ थी। जैसे उन्होंने हमें समझाया कि भाई कितने गुड्स हैं जिस पे किस रेट पे वो एप्लीकेबल होते हैं। हमने उनके टाइप्स भी देखे, मतलब अलग अलग जो कपड़े पहन के उन्हें घूमना पसंद है, जिसमें हमने देखा कि एक इनपुट जीएसटी होगा, एक आउटपुट जीएसटी होगा। इनपुट में भी हमने देखा 3 प्रकार कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आउटपुट में भी इसी तरह 3 प्रकार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी तब एप्लीकेबल होता है जब आप परचेज या सेल कर रहे हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट की बाउंड्री में की जाने वाली ट्रेड या सर्विस प्रोविजन पे लगने वाला जीएसटी होता है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जैसे ही आप स्टेट बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, वहां पे क्या बात होती है? वहां पे बात हो जाती है आईजीएसटी की, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इंट्रोडक्शन आपका हो चुका था। अब इस 6 साल के बच्चे से थोड़ी सी और जानकारी निकलवाने का टाइम आ गया है। पता करते हैं कि किस तरह से अकाउंटेंसी में इनका इंपैक्ट होता है, कि हम क्या क्या एंट्रीज करेंगे हमें, क्योंकि एंट्रीज से ही मतलब है भाई। अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट क्या रहा कि जो कुछ भी हो रहा है मुझे ये बताइए कि इसकी मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूं। बिकॉज अकाउंटेंसी कैन बी सेड टू बी द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज होती है एक तरह से अकाउंटेंसी, कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसे किस तरह से बिजनेस को समझाया जाए, या बिजनेस किस तरह से दुनिया को वो समझाना चाहेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो आखिर किस तरीके से बताना चाहेगा एक बिजनेस। वो जुबान है आपकी अकाउंटेंसी। तो अब जब जीएसटी की बात की हमने, तो 6 साल का बच्चा हो सकता है कई बार जो बोल रहा हो वो नहीं समझा पा रहा हो, तो वही समझाने की कोशिश अब करेगी अकाउंटेंसी कि भाई जीएसटी बेस्ड जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए तो देखते हैं आज के अपने सेशन में अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जी हां, आज हम यही देखने जा रहे हैं। दिस इज आवर टॉपिक एज वेल एज आवर सब टॉपिक, कि चैप्टर का नाम है आपका अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो अब बात आ गई है उसी जीएसटी की अकाउंटिंग की। तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए। इस बच्चे को और अच्छे से हम समझते हैं। बच्चों की जो मेंटल जो वो होती है, साइकोलॉजी होती है, जो मेंटल स्टेट होता है, उसको समझने का टाइम आ गया है ना, कि वो क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। ये देखते हैं आज के अपने मजेदार से सेशन में। चलो तो फटाफट तैयार हो जाओ सबके सब, क्योंकि अब आपके लिए लेके आ रहे हैं हम एक के बाद एक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑलराइट, आप लोग तैयार हैं? चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जीएसटी में? तो सबसे पहले हम देखेंगे जी हमारी जर्नल एंट्रीज। आइए देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमारे सामने आ जाने वाली हैं। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं या किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस रिसीव करी है। नाउ याद कीजिएगा पिछला सेशन जब मैंने आपको बताया था कि परचेज पे लगने वाले जीएसटी को हम क्लासिफाई करते हैं एज इनपुट जीएसटी। सही है, इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी हम क्यों अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं सर? भाई अलग अलग क्लासिफाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट हम आज देखेंगे जिसे कहा जाता है सेट ऑफ। जीएसटी इसीलिए ज्यादा प्रबल दावेदार निकल के सामने आया था एज ए न्यू टैक्सेशन सिस्टम, बिकॉज इट अलाउज फॉर सेट ऑफ योर आउटपुट टैक्स अगेंस्ट द इनपुट टैक्स। कहने का मतलब सामान खरीदा है आपने, उस टाइम जो टैक्स आपने पे किया था, इसी सामान को बेचते टाइम जो आप पे टैक्स लगेगा, उस टैक्स के अगेंस्ट खरीदे हुए सामान पे लगे टैक्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं।
तो जो खरीदा हुआ सामान है उस पे जब आपने टैक्स दिया है उसे हम कह रहे हैं इनपुट टैक्स। तो हमें ये क्लासिफाई करना जरूरी था कि क्या तो आपका आउटपुट टैक्स है और क्या आपका इनपुट टैक्स है, क्योंकि हम तभी ये बात कहेंगे कि आउटपुट के अगेंस्ट कितना इनपुट है हमारे पास, या इनपुट इतना है तो आउटपुट अगर इतना हो रहा है तो कम कर सकते हैं हम। जैसे अगर आपके पास इनपुट टैक्स 100 रुपए पड़ा है और आउटपुट टैक्स यानी बेचने पे आप पे 120 रुपए का टैक्स लगा है, तो आपको सरकार को सिर्फ 20 रुपए की बकाया राशि देनी होगी, क्योंकि 100 रुपए जब आप सामान खरीद के आए थे तब टैक्स के रूप में आप दे चुके हैं। अब अगर 100 रुपए टैक्स तब दे दिया और अब दोबारा 120 दें तो आपने टोटल टैक्स 220 रुपए दिया। ये आप वसूलेंगे कहां से? ये आप वसूली करेंगे अपने फाइनल कंज्यूमर से, तब फाइनल कंज्यूमर पे दोबारा भार बढ़ गया। तो ये काम नहीं करना है, इसीलिए ये सुविधा दे दी गई कि भैया 100 रुपए पीछे टैक्स दे के आए थे ना जब सामान खरीदा, 120 रुपए तुम्हें अभी टैक्स देना है ना, एक काम करो सिर्फ 20 रुपए सरकार के पास जमा कराओ। 120 तुम्हें देने थे, 100 तुम ऑलरेडी दे चुके हो, सरकार अब आपसे सिर्फ 20 रुपए मांग रही है, वो 20 रुपए जमा करा दीजिए, आपसे टोटल 120 रुपए हमें टैक्स मिल चुका है। तो ये सेट ऑफ वाला जो तरीका है वो सेट ऑफ करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारा इनपुट टैक्स है, क्या हमारा आउटपुट टैक्स है। इसीलिए हमने जीएसटी को इनपुट और आउटपुट में क्लासिफाई कर दिया। तो जो खरीदेंगे, जब सामान खरीद रहे हैं या सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तब जो आप पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो होगा आपका इनपुट जीएसटी। तो इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज, यानी कि इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है? इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का मतलब होता है 2 स्कूल्स इन्वॉल्व होंगे। तो इंटर स्टेट अगर मैं बोलता, इंटर INTER स्टेट अगर मैं बोलूंगा, इसका मतलब 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे, और 2 स्टेट्स जब इन्वॉल्व होंगे तब जाहिर सी बात है हम IGST की बात करेंगे, क्योंकि स्टेट बॉर्डर क्रॉस हो रही है। तो इंट्रा स्टेट इसका ऑपोजिट होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। तो इसको मैं यहां पे विद इन द स्टेट लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे बता सकता हूं, दिस मींस विद इन द स्टेट। ठीक है, तो विद इन द स्टेट जो बात हम कह रहे हैं, विद इन द स्टेट अगर आपने किया है क्या, परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव करी हैं, तो परचेज आपके लिए डेबिट ही होना है। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट। आपके स्टैंड पॉइंट से ये खर्चा है तो आपको डेबिट ही करना है। परचेज आपने डेबिट करी, साथ में आप क्या करेंगे, साथ में अब आपको देना है CGST और SGST, और ये दोनों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर्स ही तो हुए, पे करने हैं। सामने वाला तो बिल बनाएगा एक साथ कि भैया इतने का सामान, उस पे इतना CGST इतना SGST, बराबर रेट होती है, ये मैं बता चुका हूं। 12% अगर होगी GST की रेट तो इसका मतलब 6% CGST 6% SGST। IGST के केस में एक साथ 12% लगा दिया जाता, लेकिन CGST SGST आधा आधा बटता है आपस में। तो ये हो गया कि परचेज आपने करी, वो खर्चा है। इनपुट CGST भी आपके लिए खर्चा है। इनपुट SGST इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर यू, क्योंकि आपको पे करना है ये। तो ये तीनों आपने डेबिट करे। पेमेंट क्या होगा, या तो वो क्रेडिटर से खरीद रहे हो तो टू क्रेडिटर, अदरवाइज आपके हाथ से कैश जा रहा है या बैंक अकाउंट यानी चेक से इशू हुआ होगा, तो दी एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहां तक किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई क्या? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या बात करेंगे भाई, इंट्रा स्टेट बात कर ली, विद इन द स्टेट हमारी बात हो गई है, तो अब हम आउटसाइड द स्टेट या बिटवीन टू स्टेट की बात करेंगे। इंटर स्टेट, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस हो रही हैं। अगर इस तरह की कोई परचेज है गुड्स की या सर्विस रिसीव करी गई है, उस केस में हमें पता है IGST लगेगा। करना क्या है, एंट्री सेम है, जस्ट ये दो जो हुआ करते थे इनपुट CGST और इनपुट SGST, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इनपुट IGST। ये आ गई एंट्री, दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ दीज टू। इन दोनों की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनपुट IGST। बाकी एंट्री आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। परचेज पहले भी डेबिट हो रहा था, अभी भी डेबिट होगा, क्रेडिटर ही क्रेडिट होगा, या अगर कैश परचेज है तो टू कैश, या चेक के थ्रू किया है तो टू बैंक। तो क्रेडिट पोर्शन हमारा सेम है, डेबिट में भी परचेज सेम है। ओनली डिफरेंस इज
बिकॉज स्टेट बॉर्डर क्रॉस हो गया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परचेज की बात हमने कर ली, तो सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारा क्या होता है इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग फॉर जीएसटी? तो सेकेंड ट्रांजैक्शन होगा ऑब्वियसली जो चीज खरीदी है अब हम उसको बेचने की बात करते हैं। वी मूव अहेड विथ सेल ऑफ गुड्स, या अगर आप खुद सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप किसी को सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। अब बात समझिएगा, सेल कर रहे हो, सामने वाले से टैक्स लोगे, सामने वाले को जब आप बिल देंगे तब आप उससे टैक्स भी वसूलेंगे, टैक्स इंक्लूडेड बिल बना के देंगे उसको कि भाई 1000 रुपए का सामान बेचा या सर्विस रेंडर करी, 12% की रेट पे 120 रुपए आपने उस पे टैक्स लगाया, चाहे वो 60 रुपए सीजीएसटी 60 रुपए एसजीएसटी हो या 120 रुपए आईजीएसटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने टैक्स इंक्लूड करके बिल भेजा है, यानी 1000 प्लस 120 रुपए 1120 रुपए का बिल आपने सामने वाले को दिया है। सामने वाला जब आपको पेमेंट करेगा वो 1120 रुपए का ही पेमेंट करने वाला है, परंतु इसमें से 120 रुपए आपके नहीं हैं, सिर्फ 1000 रुपए आपके हैं। 120 रुपए किसके हैं? 120 रुपए हैं हमारी माननीय सरकार के। 120 रुपए वो टैक्स है जो आपको सरकार के पास जमा कराना है। तो ये 120 रुपए आप जेब में नहीं रख सकते। नहीं रख सकते बोले तो आपको पे करना होगा। पे करना होगा मतलब लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी सरकार के पास ये पैसे जमा कराने हैं हमें, और अगर हमें ये पैसे जमा कराने हैं इसका मतलब ये हमारे हैं ही नहीं, और हमारे नहीं है इसका मतलब ये आपके लिए एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अर्थात लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज का क्या करते हैं अपन? ये क्या हो गया? ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ये वो पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है सरकार का, कि ये वो पैसा है जो सरकार को कभी ना कभी भविष्य में दिया जाना है। दिस इज अ लायबिलिटी। अब से लायबिलिटी हो गई है, हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, तो सेल भी क्रेडिट हो रही है, लायबिलिटी भी क्रेडिट हो रही है। डेबिट क्या होगा? तो बात वही करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, यानी विद इन द स्टेट अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं या सर्विस रेंडर करी जा रही है तो कौन डेबिट होता है? डेटर डेबिट होगा, या आपको पैसा मिलेगा या चेक मिलेगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, इन तीनों में से कुछ भी डेबिट होगा। मल्टीपल भी हो सकते हैं कि थोड़ा डेटर थोड़ा कैश मिल गया आपको। ऐसा हो सकता है सामने वाले ने टैक्स का पोर्शन आपको कैश में दे दिया, बाकी बोला मैं बाद में पे करूंगा। केस कुछ भी हो, सिनेरियो कुछ भी हो, एंट्री हमारी यही होगी कि डेटर को डेबिट किया जाएगा बिकॉज ही इज द रिसीवर, ही इज रिसीविंग द गुड्स। नहीं तो कैश आ रहा है बिजनेस में या बैंक इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, आ रहा है चेक के थ्रू, तो हम यहां पे डेबिट कर देंगे डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को। सेल्स आपकी हमेशा क्रेडिट ही होती है, हमेशा सेल्स क्रेडिट होती है बिकॉज सेल्स इज रेवेन्यू। रेवेन्यू इनकम है, क्या होगी? इनकम्स आर क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल यही कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमने क्रेडिट कर दिया, साथ में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट हुआ। रीजन मैंने अभी बताया, क्योंकि ये पैसा वो है जो आपका नहीं है, आपने किसी से इकट्ठा किया है सरकार को हैंड ओवर करने के लिए, क्योंकि दिस इज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। सरकारी रेवेन्यू है, आप अपने पास नहीं रख सकते। ये बाद में कभी ना कभी बेनिफिट की तरह आप ही के पास आएगा, लेकिन अभी इसमें मुंह मारने की जरूरत नहीं है। इसे वापस करना है सरकार को। सामने वाले ने भरोसे पे आपको दिया है कि ये पैसा सरकार के पास पहुंचेगा और फिर देश का भला होगा, तो आप इस पैसे को सरकार तक पहुंचाने का काम करने के लिए अलग से मेंशन करके रख रहे हैं। ये बात थी इंट्रा स्टेट सेल की। अगर इंटर स्टेट सेल की बात करूं तो फिर वही बात हुई, ये दोनों एंट्रियां सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं विथ जस्ट दिस आउटपुट आईजीएसटी। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सेल सेल ही है, डेटर को सेल करा है तो डेटर डेटर ही रहने वाला है, कुछ और नहीं बन जाएगा। बस फर्क कहां आएगा? क्योंकि हमने अब एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व कर दिए हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब परचेज हो गया, सेल हो गया, तो सोचिए अगली एंट्री क्या हो सकती है। अगली एंट्री क्या होती है? जब हमने जर्नल पढ़ा था तब भी मैंने आपको यही बताई थी, इसी सीक्वेंस में हमने एंट्री समझी थी कि भाई परचेज है, सेल है। फिर हमने क्या बोला? खरीदा हुआ सामान अगर वापस कर रहे हैं,
और इसी तरह आगे आएगा बेचा हुआ सामान अगर वापस कर रहे हैं। तो भाई खरीदा हुआ सामान अगर आप वापस कर रहे हैं तो गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक समझा था हमने, याद आ रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जो रेवेन्यू आपको इस साल नहीं होने वाली उसके लिए किए गए खर्चों को भी फिर इस साल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसीलिए हम परचेज को रिवर्स कर दिया करते थे। जब गुड्स रिटर्न होता था तो हम करते थे टू परचेज रिटर्न, यही एंट्री होती थी। क्रेडिटर को डेबिट कर दिया जाता था, या हमें पैसे मिल जाते थे तो हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट लिखते थे, टू परचेज रिटर्न। अब दोबारा वही बात, जब परचेज रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है तो परचेज पे किया गया जीएसटी का पेमेंट भी अब हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसे भी आपको वापस करना होगा। और वो वापस करेंगे कैसे, वही पैसे आप उनको दे देंगे और बोलेंगे कि भैया अब क्योंकि उनके लिए ये परचेज नहीं है तो उनके लिए सेल नहीं है, आपके जो सप्लायर हैं, जो क्रेडिटर हैं, उनके लिए सेल नहीं है तो उन पे अब टैक्स लगेगा भी नहीं, उन पे टैक्स लगेगा नहीं तो उन्हें जमा कराना भी नहीं है। तो हमने यहां से अपना अमाउंट भी वापस कर दिया कि भैया हमें भी हमारी तरफ से ये टैक्स नहीं होगा, ये नहीं जाएगा, वी आर डन, फिनिश्ड। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगेन इंटरेस्ट रेट की अगर बात करूंगा तो क्रेडिटर को हम या तो क्रेडिटर को डेबिट करते हैं, या कैश परचेजेस को अगर रिटर्न किया जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, साथ में टू परचेज रिटर्न आएगा ही आएगा। एंड एज यू कैन सी अब हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को कर दिया है क्रेडिट। जब इनिशियली हमने पेमेंट करा था, इन्हें खर्चा मानते हुए हमने कर दिया था डेबिट, अब जब हम सामान ही वापस कर रहे हैं तो उस पे किए हुए जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट हमें हटाना होगा, हमने वो जीएसटी भी कर दी यहां पे क्रेडिट। इसी तरह अगर इंटरस्टेट सेल परचेज रिटर्न की बात करेंगे तो इंटरस्टेट परचेज रिटर्न में बस फर्क इतना सा होगा, ये सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आ जाएगा टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब परचेज रिटर्न की बात कर ली तो फटाफट से बात कर लेते हैं सेल्स रिटर्न की भी। देखें जरा सेल्स रिटर्न क्या कहता है, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स रिटर्न का क्या ट्रीटमेंट होगा, सोचिए जरा। सेल्स रिटर्न आपके लिए क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होता है, हम करते हैं डेबिट और डेटर को कर दिया जाता है क्रेडिट, क्योंकि अब डेटर हमारे लिए क्या हो गया है, गिवर। नॉर्मली जो रिसीवर हुआ करता था अब वो हमारे लिए गिवर हो गया क्योंकि उसने सामान हमारे पास वापस भेजा है, राइट। तो हम एंट्री क्या करते हैं, इंट्रास्टेट रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल्स रिटर्न आपका पहले भी डेबिट होता था, अभी भी डेबिट होगा, कोई फर्क नहीं आया। डेटर या कैश या बैंक ये पहले भी क्रेडिट होते थे, अभी भी क्रेडिट ही होंगे। फर्क पड़ा आपके आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी पे, क्योंकि जो सेल हुई ही नहीं है उस पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी भी अब नहीं है। तो हमने अपनी लायबिलिटी को कम किया है, कैसे, बाय डेबिटिंग दोज लायबिलिटीज। जब लायबिलिटी क्रिएट करनी थी या इंक्रीज करनी थी हम उसको क्रेडिट करते थे, तो लायबिलिटी जब हमें रिड्यूस करनी है, गायब करनी है बुक्स में से, हम उसे कर देंगे क्या, हम उसे कर देते हैं डेबिट, और वही हमने यहां पे किया है। सामान बिक नहीं रहा तो उस पे टैक्स किस बात का, हमने उस टैक्स को कर दिया कम। अब बात करें अगर इंटरस्टेट सेल्स रिटर्न की, तो फिर क्या फर्क पड़ना है, सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह परंपरागत हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी को, सॉरी आउटपुट आईजीएसटी को। ठीक है, चलिए, तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखे। हमने देखा परचेज अगर करी, चाहे इंटरस्टेट हो इंट्रास्टेट हो, क्या करेंगे, सेल करी इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, क्या करेंगे, परचेज रिटर्न इंटरस्टेट इंट्रास्टेट क्या करेंगे, और सेल्स रिटर्न के केस में चाहे इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो हम क्या करने वाले हैं, ये हम देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि अगर आपने फिक्स्ड असेट्स परचेज करी हैं, फिक्स्ड असेट बोले तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, सब कुछ फिक्स्ड असेट्स में आ रहा है ना। आपके लिए फिक्स्ड असेट्स है दोस्तों, पर जिससे खरीद के आ रहे हो उसके लिए तो ये गुड्स हुए, जिससे खरीद रहे हैं उसके लिए गुड्स हैं। और जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। जीएसटी की डेफिनेशन आप कहीं पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, वो यही बात कहती है, जीएसटी इज अ टैक्स एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ गुड्स आपके लिए फिक्स्ड असेट्स है यार,
फर्नीचर लेके आए हो, आपके लिए फिक्स्ड एसेट है। आपने कहां से खरीदा? किसी फर्नीचर स्टोर से खरीदा होगा, उनके लिए तो गुड्स है ना। गुड्स की डेफिनेशन याद करो, क्या होता है? द आइटम्स या प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील्स इन, यही होते हैं गुड्स। कोई भी बिजनेस किस चीज से डील कर रहा है, किस चीज में डील कर रहा है, उसे हम गुड्स बोलते हैं। आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स, सेलर के लिए गुड्स ही है, तो वो आप पे जीएसटी लगाएंगे। यू विल हैव टू पे द जीएसटी। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में भी हमारे पास इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का वही कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या होगा कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी देना पड़ेगा टू वेंडर्स अकाउंट, या अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, या चेक से पेमेंट किया है, यूपीआई पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट। इंटर स्टेट में क्या करें? इंटर स्टेट में सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें हम इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को। ठीक है, यहां तक सब समझ गए? तो गुड्स की परचेज सेल देख ली, गुड्स का परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न देख लिया। फिक्स्ड एसेट्स की परचेजेस भी समझ ली, उसमें भी हमें पता है जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा? रीजन बताया। आपके लिए फिक्स्ड एसेट है, सेलर के लिए वही चीज गुड्स है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अगले ट्रांजैक्शन की। क्या होगा अगला ट्रांजैक्शन? जी हां, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। एक्सपेंसेस अमूमन होते क्या हैं? आप पे करते हैं, क्यों? या तो आपने कुछ सामान खरीदा होगा, या आपने कोई सर्विस रिसीव करी होगी, उसी पे एक्सपेंस पे करते हो। स्टेशनरी खरीद के आ रहे हो, अगेन द सेम थिंग, आपके लिए वो स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक स्टेशनर के लिए वही चीज गुड्स हैं। तो विल दैट पर्सन बी चार्जिंग जीएसटी फ्रॉम यू और नॉट? एब्सोल्युटली यस, जरूर चार्ज कर रहे होंगे, जरूर चार्ज करेंगे, क्योंकि उनके लिए गुड्स हैं, तो वो जीएसटी के एम्बिट में आते हैं, जीएसटी के कवरेज में आते हैं। अगर जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं तो जीएसटी चार्ज करेंगे आपसे, आपको देना भी पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस के सिनेरियो में भी यू माइट हैव टू पे जीएसटी। अगेन आई एम सेइंग माइट, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है देना पड़े, पर हो सकता है देना पड़े। जैसे कि आपका टेलीफोन बिल अगर आता है, अगर टेलीफोन बिल किसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से लिया हुआ है, टेलीफोन जो कनेक्शन है आपका, तो उस पे एब्सोल्युटली 18% की रेट पे जीएसटी लगेगा, पक्की बात है, लगेगा ही लगेगा। ठीक, चलिए, तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में भी बात वही आई, बिकॉज एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होते हैं? नॉमिनल होते हैं, तो हम नॉमिनल होने की वजह से इन्हें डेबिट तो करेंगे ही करेंगे। अगेन द सेम थिंग, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आर असेट्स फॉर यू। व्हाई? बिकॉज दे कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सरकार को कितना पे करना है, क्या पे करना है, उसको सेट ऑफ करने के काम आएगा ये इनपुट टैक्स। और बाकी वही कैश या बैंक, क्योंकि एक्सपेंसेस में अमूमन हम पेमेंट ही कर रहे होते हैं, तो वो हमने एंट्री कर दी। इंटरस्टेट पेमेंट अगर करना होगा तो सिर्फ वही फर्क, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आईजीएसटी को। ऑलराइट, चलिए देखें जरा अगला हमारा ट्रांजैक्शन हमसे क्या कहता है? रिसीप्ट ऑफ इनकम्स। अब फिर सिक्के का दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू क्या हुआ? वो सिक्के का दूसरा पहलू यह हुआ कि अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो उस इनकम पे भी जीएसटी लग सकता है। अगेन, आपको इनकम रिसीव हो रही है मतलब आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है या कोई गुड्स दिए हैं। एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन दैट यू आर रिसीविंग मस्ट बी अगेन समथिंग दैट यू हैव डन। आपने कुछ किया, उसी के बदले कंसिडरेशन आपको पैसा मिल रहा है। तो वो जो रिसीप्ट हो रही है इनकम की, उसके लिए आप लायबल हो गए टैक्स पे करने के लिए। किसे? सरकार को। आपको सरकार के पास टैक्स का पैसा जमा कराना है, तो आपके पास आउटपुट सीजीएसटी वाला ही कॉन्सेप्ट यहां भी निकल के आ गया। ये रेवेन्यू की बात हो रही है, रेवेन्यू के टाइम पे आउटपुट सीजीएसटी की बात होती है, आउटपुट आईजीएसटी की बात होती है। और इंटर स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो आप देंगे आउटपुट आईजीएसटी। यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सिर्फ कि सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आ गया आउटपुट आईजीएसटी। ऑलराइट, चलिए जी आगे देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन हमारा क्या है। अगला ट्रांजैक्शन है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स बाय द प्रोपराइटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। गुड्स जब प्रोपराइटर विड्रॉ करते थे बिजनेस से, आपको याद है हम एंट्री क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यू रिमेंबर दैट? परचेजेस हम एंट्री किया करते थे, परचेजेस को क्रेडिट करते थे।
यहां पे सिर्फ ड्राइंग्स की बात नहीं है, यहां पे कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए। यानी जब जब भी गुड्स के केसेस में हमने स्पेशल ट्रांजैक्शन देखे थे, जब जब भी गुड्स में हम परचेजेस को क्रेडिट कर रहे थे, कब कब करते हैं? ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर, कि गुड्स विड्रॉ कर लिए प्रोप्राइटर ने, या आपने गुड्स को एज चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या आपने फ्री सैंपल के रूप में गुड्स बांट दिए, या लॉस बाय फायर। ऐसे 4 स्पेशल केसेस देखे थे हमने गुड्स के केस में, जब हम लोग परचेजेस को क्रेडिट कर दिया करते थे। यही 4 केसेस उठा के यहां रख दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात हुई कि जब रेवेन्यू नहीं होने वाली है इन गुड्स से, तो इन पे किया हुआ खर्चा भी इस साल रिकॉग्नाइज नहीं होगा। और खर्चा इंक्लूड्स नॉट जस्ट द अमाउंट दैट यू पेड बिकॉज यू बॉट दीज गुड्स, बट अलोंग विथ दैट द टैक्स दैट यू पेड, वो भी इसमें आ जाएगा, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, जो टैक्स आपने पे किया है। यानी कि ये चीजें, the tax we paid at the time of purchase will also be negated। negated का मतलब क्या होता है? negated का मतलब होता है कि अब ये अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास आउटपुट के अगेंस्ट यूज करने के लिए। दैट इज द इनपुट टैक्स will not be available to set off आउटपुट टैक्स। ठीक है, यानी कि ये जो इनपुट टैक्स हमारे पास है, ये आउटपुट को सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। और अब अगेन ये केस मैंने आपको बता दिया, यहां पे गुड्स गिवन अवे टू चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या यूज्ड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बात वही जैसा आपको समझाया कि जो केसेस हमने वहां देखे थे, वही चीजें हम यहां आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जो इनपुट के रूप में आपके पास अब अवेलेबल नहीं होने वाला है टू पे ऑफ योर आउटपुट टैक्सेस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब बात करेंगे हम सेट ऑफ की, कि सर इतनी देर से आप हमें एक चीज बता रहे हैं कि सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ होगा। क्या सेट ऑफ होगा? किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा? तो देखो, सेट ऑफ का मतलब ये होता है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ सामान खरीद के आए थे, उसके अगेंस्ट आपने जीएसटी के रूप में 100 रुपए दिए हुए, और जब आपको सामान बेचना है, आपको जीएसटी पे करना है 120 रुपए का, तो आपको सरकार के पास जमा कराने होंगे सिर्फ 20 रुपए, ओनली 20 रुपीज। वो होता है आपका सेट ऑफ, इनपुट टैक्स क्रेडिट बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 तरह के हमारे पास, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आईजीएसटी, सबसे पहले अगर बात करें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें, यानी इनपुट अगर आपके पास है, ये तीनों आपके इनपुट्स हैं, तो ये इनपुट्स पहले इस्तेमाल कैसे किए जाएंगे? अगर इनपुट आईजीएसटी है, वो सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी को पे करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहां मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए आईजीएसटी का इनपुट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 1000 रुपए आपके पास पड़े हैं, आपको पहले आईजीएसटी पे करना है, मानते हैं हम 600 रुपए का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इन 1000 रुपए में से 600 रुपए एडजस्ट कर दिए। क्या आउटपुट हमें 600 पे करना था, 1000 हमारे पास इनपुट अवेलेबल था, हमने कर दिया जी एडजस्ट। आगे बढ़ेंगे सीजीएसटी। सीजीएसटी मानते हैं हम 200 रुपए आपके पास अवेलेबल है, और ऐसे ही एसजीएसटी भी 200 रुपए आपके पास अवेलेबल है। आपने 1000 रुपए के आईजीएसटी को सेट ऑफ करा फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी 600 रुपए के, फिर बाकी बचे 400 रुपए में से 200 का सीजीएसटी, 200 का एसजीएसटी आपने सेट ऑफ करा, 1000 रुपए का इनपुट आपका एग्जॉस्ट हो गया। यही बात करें आगे हम सीजीएसटी की। अब गौर फरमाइएगा, यही 1000 रुपए आपके पास सीजीएसटी में इनपुट पड़े हैं। इससे पहले आपने क्या करा, 500 रुपए
आपने यूटिलाइज कर लिए सीजीएसटी के लिए। एग्जाम्पल बता रहा हूं, आउटपुट पे करना था आईजीएसटी का, सॉरी सीजीएसटी का 500 रुपए आपने एडजस्ट कर लिया। अब जाहिर सी बात है अगर 500 सीजीएसटी है तो 500 एसजीएसटी भी होगा, नहीं इस्तेमाल कर सकते। पहले कहां इस्तेमाल करो, आईजीएसटी के अगेंस्ट। 500 बचा है, उस 500 पूरे को चाहिए तो इस्तेमाल कर लीजिए, हो गया, झंझट खत्म। यहां पे नॉट अलाउड, आप यूज में ही नहीं ले सकते। इसी तरह अगर एसजीएसटी 1000 रुपए आपके पास पड़ा है तो इससे सबसे पहले 500 रुपए एसजीएसटी के यूज कीजिए आउटपुट को पे करने के लिए। सेकंड 500 रुपए यूज कर लीजिए आईजीएसटी को पे करने के लिए, लेकिन सीजीएसटी के पेमेंट के लिए एसजीएसटी के इनपुट को आप यूज में नहीं ले सकते। कहने का मतलब क्रॉस पेमेंट सिर्फ आईजीएसटी के इनपुट में अलाउड है। यानी आईजीएसटी का इनपुट आपके पास है तो आप आईजीएसटी के आउटपुट को, सीजीएसटी के आउटपुट को और एसजीएसटी के आउटपुट को पे करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है, मतलब आपके पास सीजीएसटी या एसजीएसटी का ही इनपुट अलाउड है, तो वो सिर्फ सीजीएसटी का सीजीएसटी के अगेंस्ट या आईजीएसटी के अगेंस्ट यूज हो सकता है, और एसजीएसटी का एसजीएसटी और आईजीएसटी के अगेंस्ट ही यूज हो सकता है। सीजीएसटी एसजीएसटी में क्रॉस जो सेट ऑफ है वो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास क्रॉस सेट ऑफ की फैसिलिटी नहीं है। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा नो क्रॉस सेट ऑफ फैसिलिटी या नो क्रॉस सेट ऑफ पॉसिबल in case of CGST and SGST। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम लेके आए हैं थोड़े से और ट्रीटमेंट्स की भाई सेटिंग ऑफ सर आप कैसे कह रहे हो कि सेट ऑफ कैसे होगा। तो बेटा सेट ऑफ होगा इस तरीके से, आपको लायबिलिटी डिक्रीज करनी है, असेट भी डिक्रीज करना है। Both liability and asset are to be decreased। आपको दोनों चीजें कम करनी है, both of them have to be decreased। That is why जो liability है उसे हमने डेबिट कर दिया और जो असेट है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। सेट ऑफ का मैनर वही होना है जो अभी पीछे देखा था। कहने का मतलब अगर यहां पे आईजीएसटी आ रहा है तो पहले इनपुट आईजीएसटी से करें, फिर इनपुट सीजीएसटी से, फिर इनपुट एसजीएसटी से। अगर यहां पहले आउटपुट सीजीएसटी आ रहा है तो सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी से करें, फिर इनपुट किससे करोगे, इनपुट आईजीएसटी से कर सकते हो, एसजीएसटी आएगा ही नहीं कभी भी। और अगर आउटपुट क्या है, आउटपुट एसजीएसटी है तो सबसे पहले सेट ऑफ होगा इनपुट एसजीएसटी से, फिर आप कर सकते हो इनपुट आईजीएसटी से। इनपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए लास्ट है बाकी बचा हुआ कि भैया पेमेंट अगर करना पड़ गया तो पेमेंट करना पड़ सकता है। जैसे अभी हमने केस लिया, आपको पीछे मैंने बताया कि 1000 रुपए इनपुट था और हमने आउटपुट भी तकरीबन 1000 ही माना। मान लीजिए आउटपुट है कितना 1500, लेकिन इनपुट सिर्फ 1000 है, तो आप सेट ऑफ तो सिर्फ 1000 ही कर सकते हैं, पेमेंट तो तब भी करना पड़ेगा। तो पेमेंट की एंट्री जैसे हम करते हैं नॉर्मली, बिकॉज दिस इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी खत्म करनी है तो डेबिट कर देंगे। पेमेंट मतलब हाथ से पैसा जा रहा है तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब क्या आया हमारे पास, अब आपके लिए लेके आया हूं मैं एक मजेदार सा कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, जिसमें अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम एक बार देख लेंगे। आपको जर्नलाइज करना है, मिस्टर दीपेश की बुक्स में मुंबई के हैं ये। अब यहां ध्यान रखिएगा, ऑलवेज नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है। जिन पे जीएसटी लग रहा है 12%। जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जगह के हिसाब से डिसाइड होगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी। मुंबई में रहने वाले शख्स महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से ही अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ही विल बी एप्लीकेबल टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन अगर वो महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेड कर रहे हैं तो फिर उन पे एप्लीकेबिलिटी होती है आईजीएसटी की। रेट आपको बता दी गई है 12%। इसका मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करूं तो 6%, आईजीएसटी सीधे सीधे 12% की रेट पे लगा देंगे। चलिए देखते हैं फटाफट इनके ट्रांजैक्शंस हैं क्या। पहला ट्रांजैक्शन इनका आ रहा है परचेज गुड्स अनूप से। अनूप कहां के हैं, दिल्ली के हैं। 2.5 लाख रुपए के गुड्स इन्होंने परचेज करे हैं अनूप से, जो कि दिल्ली में रहते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज गुड्स
फ्रॉम राठौड़ ग्रुप ऑफ राजस्थान 2 लाख रुपए। हम जगह अंडरलाइन करते चल रहे हैं क्योंकि अभी मुंबई वाले ने एक ट्रांजैक्शन दिल्ली से किया है, दूसरा ट्रांजैक्शन राजस्थान, दोनों में आईजीएसटी लग रहा है हमारे पास। आगे बढ़े, थर्ड ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू गुरमीत, अगेन पंजाब, तो पंजाब इज अगेन आउटसाइड महाराष्ट्र, इन पे भी आईजीएसटी हुआ। हम बात करें, इन्होंने रेलवे फेयर दिया है 15,000 का, रेलवे फेयर इज चार्जेबल टू जीएसटी एट 18%, वेरी गुड। रेलवे फेयर दिया है, हमारे पास कोई अजम्पशन और कुछ है नहीं कि भाई क्यों दिया है 15,000 का, कहां दिया है, आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया था, विद इन महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया था, हमें नहीं पता, हम अज्यूम करते हैं आउटसाइड, तो इस पे भी इनको देना होगा आईजीएसटी। आगे, वैसे भी रेलवे सेंटर का है तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, हम यहां रिसीव कर रहे हैं तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र ओनली। देन आपने राठौड़ ग्रुप को गुड्स रिटर्न कर दिए 1 लाख के, तो इस पे अब हमें जीएसटी का रिवर्सल करना है। ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस थे, ओके सॉरी, ये हमारे पास 5 हमारे ट्रांजैक्शन हैं। तो आइए चलते हैं, अब दीपेश जी की जर्नल में हम जरा एंट्री कर लें। ट्रांजैक्शन हमारे पास ABCDE के नाम से आ रहे हैं, तो वी विल डू वन थिंग, हम यहां क्या करेंगे, हम यहां ले आते हैं सबसे पहले ए ट्रांजैक्शन हमारा क्या कहता है, अनूप दिल्ली से हमने 2.5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है। हम यहां लिखते हैं क्या, हम यहां लिखते हैं सर परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्या आ जाएगा, गौर फरमाइएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। Why did I say input IGST? इनपुट तो जाहिर सी बात है, परचेज कर रहा हूं तो इनपुट ही होगा। IGST क्यों? क्योंकि मुंबई के दीपेश जी ने दिल्ली के अनूप से 2.5 लाख का सामान खरीदा भाई, तो 2.5 लाख इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज्ड। इसका 12% कितना हो जाता है, कौन बताएगा फटाफट से मुझे। 2.5 लाख का 10% क्या है, 1 जीरो कम कर दो 25,000, 1% क्या है, 2 जीरो कम कर दो यानी 2,500, तो 2% क्या हो गया 5,000, तो 10% है 25,000, 2% है 5,000, 12% हो जाता है टोटल 30,000 रुपीज। 2.5 लाख और 30,000 टोटल कितना हो जाता है, अनूप को पे करेंगे हम 2,80,000, क्योंकि अनूप ये अपनी जेब से नहीं देने वाले हैं, जो उन्हें सरकार के पास टैक्स जमा कराना है वो वैल्यू अनूप हमसे ही वसूलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम सेकेंड ट्रांजैक्शन की, परचेज गुड्स फ्रॉम राठौड़ ग्रुप ऑफ राजस्थान 2 लाख के, अगेन द सेम थिंग, यहां हम बात करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, अगेन इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसे कर दिया जाए, जिनसे खरीदा है, दैट इज द राठौड़ ग्रुप, टू राठौड़ ग्रुप्स अकाउंट। अब राठौड़ ग्रुप हम मान रहे हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, तो हमने उनका अपॉस्ट्रोफी S लगा के अकाउंट आगे लिख लिया है। 2 लाख का 12%, सीधी बात, 2 की टेबल में 12 बोले तो 24, यानी 24,000 रुपए हमने ये टैक्स पे किया है। वी आर राइटिंग 2,24,000, ठीक है जी। यहां पे लाइन में बना देता हूं, लेकिन जैसा परंपरा रही है क्या करेंगे आप, टोटल CD आप लोग खुद बता देंगे कितना आ रहा भैया, 280 और 224 यानी 5,04,000। चलिए लिख ही देते हैं, आप कहेंगे कि सर आपने आधा आधा काम करना शुरू कर दिया हमारे लिए, ऐसे कैसे काम चल रहा है। तो लो भैया 5,04,000 रुपए, 5,04,000 रुपए आपके सामने टोटल मैंने लिख दिया है, टोटल CD। तो आगे बढ़ूंगा मैं, क्या करूंगा, यहां पे लिख देता हूं टोटल BD, ठीक है जी। तो टोटल BD की बात कर लेते हैं। टोटल BD मैं क्या लिखने जा रहा हूं, टोटल BD वुड बी 5,04,000 रुपीज, जो पीछे से ही हमने उठा के यहां रखा था, ठीक है। एक पन्ने का कर लिया भैया, दूसरे पन्ने का आप लोग करेंगे अब। चलिए नरेशन आपको पता ही है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनूप दिल्ली एंड IGST पेड, परचेज गुड्स फ्रॉम राठौड़ ग्रुप कहां, राजस्थान, एंड IGST पेड देयर ऑन। चलिए बात करें एंट्री नंबर C, सोल्ड गुड्स टू गुरमीत ऑफ पंजाब, गुरमीत हमारे डेटर हैं जी। एक मिनट, कितने का था ये तो देखा ही नहीं, 2 लाख के, ओके 2 लाख के गुड्स हमने गुरमीत को सेल करे हैं। तो गुरमीत हमारे कौन हो गए, गुरमीत हमारे हो गए डेटर, तो गुरमीत डेबिट कितने से करेंगे, बात करते हैं अपन। हमने क्या करा है, हमने करी है सर जी सेल्स,
टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स पे हम क्या एप्लीकेबल कर देते हैं सर, आउटपुट क्या करेंगे, आईजीएसटी। क्यों करेंगे, क्योंकि हम मुंबई में बैठे हैं, ये बैठे हैं पंजाब में। 2 लाख के गुड्स बोले हैं और 2 लाख पे 12%, अभी अभी सर आपने राठौड़ ग्रुप के केस में बताया 24,000। तो गुरमीत से हम टोटल कितना वसूलेंगे, 224 वसूलेंगे, 224। लेकिन गुरमीत का अकाउंट सिर्फ 2 लाख का ही होना है। 24,000 वो है जो हम गुरमीत के बिहाफ पे सरकार के पास जमा कराने वाले हैं। चलिए बात करते हैं डी ट्रांजैक्शन जो है हमारा वो है, हमने रेलवे को फेयर दिया है 15,000 रुपए का। यहां पे स्पेशल कह दिया गया है रेलवे फेयर 18% पे लगेगा। आपने पेमेंट करा है, आप क्या कहेंगे, कैरियज बोल दीजिए, रेलवे फेयर बोल दीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, इट इज एन एक्सपेंस। रेलवे फेयर अकाउंट डेबिट, आपने पे करा है मतलब सर्विस रिसीव करी है, सर्विस रिसीव करी है मतलब आपके लिए क्या है, आपके लिए है इनपुट रेलवे फेयर अकाउंट डेबिट 15,000, करेक्ट। इस पे लगेगा क्या सर, इस पे लग जाएगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और आपने पे करा है तो या तो कैश आएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। सही है जी। 15,000 का 18% कैसे निकालोगे, 15,000 का 20% निकालो, 15,000 का 10% कितना आया सर, 1500। 1500 का डबल हो गया 20% यानी 3,000। अब इस 3,000 में से 2% कम करना है 15,000 का। 15,000 का 1% हुआ 150, 2% हुआ 300, तो 3,000 यानी 20% में से 2% यानी कि 300 रुपए कम कर दिए तो हमारे पास आ गया 2,700। टोटल पेमेंट हमने किया है 17,700 रुपए का। लास्ट एंड फाइनल एंट्री हमारे पास क्या आ रही है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1 लाख टू राठौड़ ग्रुप। जी हां, राठौड़ ग्रुप से हमने परचेस करा था और 1 लाख के गुड्स उन्हें वापस दे दिए हैं। हम आते हैं ई पे, कौन है रिसीवर, कौन हो गए, रिसीवर हो गए सर राठौड़ ग्रुप, राठौड़ ग्रुप्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, करेक्ट है, परचेज रिटर्न अकाउंट। और टू क्या था हमारे पास, हमने इन्हें पे किया था सर इनपुट आईजीएसटी। अब वो रिवर्स हो जाएगा कितने से सर, परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं 1 लाख की, 12% की रेट पे 12,000 से ये रिवर्सल हुआ तो टोटल अकाउंट कम होगा 1,12,000 रुपए का। बेसिकली हम बात कर सकते हैं किस चीज की, कि हमने आधा सामान वापस कर दिया, राइट। हमने 1 लाख का सामान वापस किया, कितने का खरीदा था, 2 लाख का खरीदा था, उसमें से 1 लाख का वापस किया, यानी आधा सामान वापस कर दिया। तो जब 2 लाख का सामान खरीदा था तब हमने राठौड़ ग्रुप को टोटल क्रेडिट करा था 224 से, आधा सामान वापस कर दिया तो आधे से डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना। आधे से डेबिट हमने कहां किया, आधे से डेबिट हमने कर दिया सर यहां पे, ये देखिए 2,24,000 का आधा आता है सर 1,12,000, हमने राठौड़ ग्रुप को डेबिट कर दिया है। कैसे, 1 लाख तो सामान का और 12,000 वो जो टैक्स अब हमारे हिस्से नहीं है, मतलब हमें वो टैक्स पे ही नहीं करना है क्योंकि हमने ये गुड्स आगे रिटर्न कर दिए हैं, तो उनके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। राठौड़ ग्रुप क्या बोलेगा, भाई ये बिका नहीं तो इस पे टैक्स भी नहीं लग रहा, तो फिर वो इनपुट भी रिटर्न हमें करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो यहां तक अब हमने देख लिया पूरा अच्छे से, क्या देख लिया हमने, तो यहां तक हमने देख लिया बहुत अच्छे से जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बढ़ चलते हैं फटाफट से आगे, क्योंकि आगे बहुत ही मजेदार सिलसिला जो मैं आपके लिए लेके आता हूं वो आने वाला है। तैयार हो आप लोग? तो ये है आपके लिए, जैसा मैं कहता हूं, हमारा मोटिवेशन सेशन। तो मोटिवेशन सेशन में आज आपके लिए क्या मोटिवेशन लेके आए हैं, आज आपके लिए मोटिवेशन सिर्फ इतना सा है, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा जो यहां मेरे पीछे इमेज कह रही है, योर क्या पोटेंशियल, योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस। आपकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। किसे पहचानने की, काबिलियत को। भाई सीमा तो है ही नहीं तो पहचानोगे कैसे, है कि नहीं। तो अपनी काबिलियत पहचाने और ऐसे मुकाम छुएं जहां आज तक कोई पहुंच भी नहीं पाया हो। तो इसी पोटेंशियल को, अंदर छुपी हुई काबिलियत को अब बाहर लाने का टाइम आ गया है दोस्तों। इसी विश के साथ आज का सेशन अभी आपके लिए रोकते हैं, हम यहीं पे मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप सभी से अगले टॉपिक को लेके।
अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। आज के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से और पढ़ लेना, समझ लेना। आज हमने क्वेश्चन भी किया है, उसे भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, और ये सब कुछ करना अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। चलिए, मिलूंगा मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों से। दिस इज मी योर अकाउंटेंसी मेंटोर साइनिंग ऑफ। ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।